सियासी मंजरनामे पे आप देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन यूं ही करीब आते जा रहे हैं, मेल मुलाकातें भी जारी हैं और जलसे जुलूसों का भी इनेकाद किया जा रहा है। भरपूर किस्म की जो सियासी मुहिम है वो हमें इस वक्त चलाई जा रही हैं सियासी जमातों की जानिब से और हम इसको देख रहे हैं। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज थोड़ा सा जजेस पर भी आ गए। उन्होंने कहा कि आइन टूटता है तो जजेस आइन चिकन को हार पहनाते हैं। मतलब बारी बारी उन्होंने क्या ठान ली है कि वो सबको कैटेगोरिकली जो है वो निशाना बनाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से दो बड़ी पार्टियों की लीडरशिप के बीच जो ये गज़ल जवाबा गज़ल चल रही है, ये अच्छा ओमन है या नहीं है। मेरे ख्याल ये तो अब आने वाले इंतखाब के बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या पजीराई मिली है। लेकिन ये बात तकलीफदेह है कि पहले सबका निशाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी और अब लगता है कि सबका निशाना जो है वो अदलिया है। इसलिए कि आपने ठीक कहा, नवाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी साहब दोनों ही आजकल अदलिया के ऊपर वार कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि आइन शिकनों को हार पहनाते हैं, तो बिलावल कहता है कि भुट्टो का कत्ल जो है अदलिया ने किया था। अब ये इल्ज़ामात बज़ाहिर शायद लफ्ज़ों में इतने हैवी ना लगे, लेकिन ये बड़े खौफनाक बयानात हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि सिलेक्टेड को 4 वोटों की बर्दरी से वज़ीर आज़म बना दिया। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था तो कोई टाइगर फोर्स के ज़रिए हुकूमत चलाना चाहता था। ये सारी जो बयानबाजी है, इलेक्शन का जब वो दौर यानी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होता है तो इस किस्म की बयानबाजी होती ज़रूर है, लेकिन उसकी नौयत इतनी गंभीर नहीं होती। एक दूसरे के ऊपर ज़ाती वार किए जाते हैं, नाकामी कामयाबी के दावे और काउंटर दावे किए जाते हैं। अभी भी जो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो ये कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया है। हमारे एक साथी हैं पराचा साहब, वो आज गए थे जहाँ से कागजात नामजदगी जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके जो मंजरनामा देखा है वो उन्होंने पहले भी बहुत सारे इलेक्शन जो हैं वो देखे हैं। उनका ख्याल ये है कि वो जिस तरह की एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ होगी वो नहीं है, सिवाय एक नून लीग के और एक कुछ 2-4 छोटी मोटी पार्टियों के बंदों के अलावा वहाँ पर कोई आदमी आज कागजात नामजदगी के हसूल के लिए भी नहीं आया है। उसकी रीज़न क्या है? तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने कहा ना कि वो जो कुव्वतें, कोई इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रहा है, कोई इलेक्शन में रोड़े अटका रहा है, कोई यानी गैर यकीनी कैफियत की तरफ इशारा कर रहा है, कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये कंफ्यूजन जो है, ये मतलब है इसका नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, क्योंकि अगर वो ये वक्त ज़ाया कर देंगे और इलेक्शन कैंपेन को सही यानी सिमत में या सही डायरेक्शन में लेके नहीं चलेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। दूसरी बात यह है कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता था, ख़ासतौर से शेख रशीद साहब और पीटीआई के कुछ लोग कहते थे कि जो नून लीग है वो अवामी इत्मीनान खो चुकी है और आइंदा इलेक्शन में इनके टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उनकी तफन्नने तबाह के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि हमने देखा कि 13 के करीब सेशन हो चुके हैं टिकट अवॉर्ड करने के डिवीज़न लेवल के ऊपर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट तो मौजूद हैं। एक कैंडिडेट मरीम नवाज का है, दूसरा शहबाज शरीफ का है, तीसरा नवाज शरीफ का अपना है। ठीक है, फिर इन तीनों के भी मुखालफीन हैं। तो टिकटों के बाजार तो काफ़ी गर्म है जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन एक्टिविटी जोर नहीं पकड़ती आने वाले चंद दिनों में तो मुझे बहुत इसके ऊपर हैरत होगी। मेरे ख्याल से ब्लेम गेम की बजाय और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और बर्क रफ्तारी से बढ़ा जाए और इलेक्शन कैंपेन जो है उसको ठोस बुनियादों पे इस्तवार किया जाए, तभी इलेक्शन का मज़ा भी आएगा और तभी पार्टियां अपनी कुव्वत का मुजाहरा भी ढंग से कर बुखारी साहब, ये इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने का सियासी पार्टियों को नुकसान नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर एक को अगर सपोर्ट करेंगे तो वो जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो ऑब्वियसली अपने जो उसके सपोर्टर, ये भी हर इलेक्शन का एक नेचुरल आउटकम है कि जिसको टिकट मिल जाएगी दूसरा या दूसरी पार्टी की तरफ झुक जाएगा या चुप करके घर बैठ जाएगा, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा, ना अपने सपोर्टर को निकालेगा, वहाँ आएगा। ये हर दफ़ा हर इलेक्शन में होता है। लेकिन मैंने ये हवाला आपको सिर्फ इसलिए दिया था कि वो जो कहते थे कि इनको उम्मीदवार मुयस्सर नहीं आएंगे, उनके लिए जवाब मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये दे दिया जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अब पार्टीज़ को इलेक्शन डेट
दिल में बैठा लेनी चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, सीरियस होके इस पे कैंपेन और अगर वो ताखीर करेंगे अपनी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने में, अपनी इलेक्शन कैंपेन को तरतीब देने में, तो नुकसान होने अच्छा बुखारी साहब, एक और रवैया हम देखते हैं कि जो नून लीग है वो यूथ को नहीं ला रही है सामने, जो यंगस्टर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हमेशा जो है कुछ सीनियर जो कैंडिडेट हैं वो होते हैं, सीनियर क़यादत में से होते हैं या सीनियर होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं, यंग पीपल को वो एड्रेस नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है और ये कब करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल इलेक्शन, जिसको आप जनरल इलेक्शंस कहते हैं, उसमें कभी भी यूथ बराह रास्त यानी लैंड नहीं करते हैं। देखिए, जो हमने रवायती सियासत देखी हुई है उसमें यह था कि पहले स्टूडेंट यूनियंस होती थी जिनको कहते थे कि ये फ्यूचर लीडर्स की नर्सरीज हैं। फिर उसके बाद दूसरा मरहला होता था लोकल बॉडी इलेक्शंस का। लोकल बॉडी इलेक्शन जो है कई बड़ी बड़ी जमातों ने कई साल नहीं करवाए अपने होते हुए भी, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि वो खुद जो है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस बन जाए और इख्तियार जो है वो ग्रास रूट लेवल पर चला जाए। अगर चला जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ ये बदकिस्मती की बात है कि हमने जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से ग्रूम हो के लीडरशिप प्रोविंशियल असम्बलीज़ में और नेशनल असम्बली में आती है, वो हमारे यहाँ एलिमेंट ही ख़त्म है। एक मौका ज़रूर आया था, वो था 2018 में कि जब इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीत गई, जैसे भी जीत गई, तो ख्याल था कि ये खान साहब जो हैं ये यंग लोगों को सामने लेके आएंगे, अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन वो इलेक्शन के बहुत करीब और इलेक्शन के फ़ौरन बाद वही सियासत, रवायती सियासत जो हमेशा होती थी, इलेक्टेबल्स को पहले मिलाया गया साथ इलेक्शन जीतने के लिए, फिर उन्हीं इलेक्टेबल्स को अकोमोडेट करने के लिए मिनिस्ट्रियाँ दी गई, वजारतें दी गई, सारा कुछ किया गया। और वो जो पार्टी अलग खड़ी हुई थी जिस बुनियाद के ऊपर नौजवान लोगों के, वो सारे के सारे इग्नोर हुए। ये सितम ज़रीफ़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पीटीआई के लिए जो है वो यूथ ने दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अच्छा बुखारी साहब, ये जो लाहौर में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो मिडिल एज लोग हैं वो काफ़ी हलकों में ऐसे हैं कि जो बड़े 5 साल आपको बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं, वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ अपने हलके के अंदर काम करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, वोटर के साथ इन टच रहते हैं, हलके के काम करवा रहे होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि टिकट्स देने की बारी आती है, टिकट्स की तकसीम का मामला आता है, तो कोई भी पैराशूटर आता है और वो लेकर चला जाता है। मेरे ख्याल से पैराशूटर का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता जितना इलेक्टेबल्स का होता है। एक ये जो कर्स है ना कि ये इलेक्टेबल्स हैं, इनको अगर आपने अकोमोडेट नहीं किया तो अगली दफ़ा ये आपका इलेक्शन में तो साथ उन नहीं देंगे। इलेक्टेबल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए कि जो वाकईतन हल्के में काम करा रहे हैं और इन दी एंड जो है इन सियासी पार्टियों को फायदा। वो मैंने आपसे कहा ना पहले कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जहां उन लोगों को अकोमोडेट करके ग्रूम कराया जा सकता था, वो तो इन्होंने होने नहीं दिया। और इतनी तादाद में आप कितने लोगों को, कितने यंग लोगों को आप कैबिनेट में ले जाएंगे, चाहे वो प्रोविंशियल कैबिनेट है चाहे वो लोकल, पर पहले उसके लिए इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। इलेक्शन जीतने के लिए जब आप टिकटें अवॉर्ड करते हैं तो तब पता चलना चाहिए ना कि कितना एतमाद है आपको यूथ पर। वो टिकटें आप फिर वही उन बाबों को दे देते हैं और वही बाबे फिर सामने आ जाते हैं। फिर इस तरह तो यूथ की कभी बारी नहीं आएगी। करेक्ट, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ कि यूथ की बारी ज़रूर आनी चाहिए। यूथ ही हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, लेकिन अगर आप उनको बराह रास्त पैरा ट्रूपर्स के तौर पर जिस तरह सहाफ़त में लैंड करते हैं लोग, इस तरह लैंड कराएंगे तो वो कोई सर्विस नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान की। ग्रूम दम थ्रू द प्रोसेस। उनको चलेंगे, आप स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं कर सकते, छोड़ दें। उनसे लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट करवाएं, इलेक्ट करवाएं, उनसे 2-2, 4-4 साल काम लें, वो ग्रूम हो, वो फिर आएंगे तो वो आपका एसेट बनेंगे। ठीक हो गया, यानी कि जो नर्सरीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, दोबारा से लीडरशिप जो है उस लीडरशिप क्रिएट की जाए। अच्छा बुखारी साहब, जो बलूचिस्तान का मंजरनामा में जाते जाते डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो सरफराज बुगटी साहब हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद आप बलूचिस्तान का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान में युद्ध पड़ने वाला है और युद्ध पड़ेगा बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, जो रवायती है। पहले भी अगर आप पिछले इलेक्शन उठा के देख लें तो वही होता है। नवाज शरीफ साहब कोयटा गए थे तो आपको याद है 30 के करीब जो बाप पार्टी के सारे लोग थे वो शामिल हो गए थे। जरदारी साहब गए हैं तो आपने देखा रईसानी ट्राइब के लोग भी शामिल हुए हैं। और अब बुगटी साहब, ये भी हमने सुना है कि सरफराज बुगटी साहब का मुकाबला करेंगे जैन बुगटी साहब जो नून लीग के साथ एफिलिएटेड है। तो एक ट्राइब के अंदर ही एक युद्ध पड़ने वाला है, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये हमेशा इलेक्शन के करीब होती हैं, टिल्ट्स होते हैं, लॉयल्टीज शिफ्ट होती हैं। देखना ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन
कितने पानी में है ये पता चलेगा तो इलेक्शन। बुखारी साहब, ये जो रईसानी ग्रुप है ये भी डिवाइडेड है, क्योंकि जो फरीद रईसानी और वो जो उनके भाई हैं वो देखिए इधर पीपल्स ये भी पार्टी बहुत में बड़ी और ट्राइब लश्करी है, रईसानी और बहुत बड़ी असदुल्लाह ट्राइब है। रईसानी जिस जो तरह बुगटी ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब है, वो भी डिवाइडेड है, इसी तरीके से वो भी डिवाइडेड है। इससे पहले मरीज वहाँ के बहुत बड़े वो थे, तो वो भी इसी तरीके से लीडरशिप डिवाइड होती है। ये ट्राइब्स चूँकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़ी इन्फ्लुएंशियल उनके एरियाज़ हैं, इलाके हैं, इसलिए ये ऊंच नीच होती रहती है वहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी जो शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज़ जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जब टिकटें अवार्ड हो जाएंगी, फिर उसके बाद देखना ये है कि कौन कितने पानी में है। लेट अस वेट एंड सी। ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।